दद्दू प्रसाद और साथ में मान्यवर कांसीराम जी के चेला माननीय आर अकेला जी, जिन्होंने मान्यवर कांसीराम जी के भाषणों को जो बहुजन संगठक में छपे, परंतु बहुजन संगठक विलुप्त होते गए और बहुजन संगठक के छपे हुए मान्यवर कांसीराम जी के सभी भाषणों का संकलन करके और प्रकाशित करने का एक उल्लेखनीय कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, ऐतिहासिक काम किया गया है। तो मान्यवर कांसीराम जी के ऐतिहासिक भाषण का खंड 9 आपके सामने प्रकाशित किया गया है। तो इस मौके पर माननीय आर अकेला जी हमारे लखनऊ स्थित आवास पर कल से पधारे। आप सभी से मैं आह्वान करूंगा कि माननीय ए आर अकेला जी के इस साहसिक और धैर्य और लगनपूर्ण परिश्रमपूर्ण कार्य के लिए पूरे देश से उनको सराहना मिलनी चाहिए और आप सभी के मंगल कामनाएं मिलनी चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि कांसीराम जी का बोला गया एक वाक्य, एक एक शब्द हमें संकलित करके और उनको आने वाली पीढ़ी के सुलभ संदर्भ हेतु और भारत में लोकतंत्र को कामयाब बनाने हेतु आने वाली पीढ़ी के लिए आना आवश्यक है, जरूरी है। मान्यवर कांसीराम जी ने न केवल आइडियाज दिए हैं, न केवल विचार दिए हैं, बल्कि मान्यवर कांसीराम जी ने चरित्र, नैतिकता, त्याग, बलिदान और परिश्रम को आधार बनाकर अपने पैरों पर खड़े होकर बहुजन समाज को भारत का हुक्मरान बनने का साहस, मादा देने का काम किया है और अपने जीते जी उसको कामयाब बनाने का भी काम किया है। तो निश्चित रूप से बहुजन समाज को भारत का हुक्मरान बनाना है। तो हम आगे आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ी जरूर कामयाब हो सकती है, बशर्ते मान्यवर कांसीराम जी के बताए रास्ते पर चल करके ही चरित्र, नैतिकता और कर्मठता और परिश्रम और अपने पैरों पर खड़े होकर। याद रखना होगा कि जालिम का सहारा लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जालिम के सहारे के साथ इशारा भी आ जाता है और जालिम का इशारा ना मानो तो वो सहारा छीन लेता है। तो इसलिए हमारा अभीष्ट है इस देश में भारत के संविधान की परिकल्पना, प्रस्तावना के अनुसार समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना करना और इसके लिए जो खड़ी हुई समाज व्यवस्था है, इसके खिलाफ एक जन विद्रोह, एक जनमत समाज में तैयार करने के लिए हम लोग सामाजिक परिवर्तन मिशन के माध्यम से निरंतर प्रयत्नशील हैं और मान्यवर कांसीराम जी के द्वारा संस्थापित मूल्यों को हमें पुनर्जीवित करना होगा। तो इस मौके पर मैं माननीय आर अकेला जी का बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। हम दोनों गुरु भाई हैं। हमने 1984 से निरंतर प्रारंभ करके पूरे बुंदेलखंड में साइकिल प्रचार यात्राओं के माध्यम से, पद यात्राओं के माध्यम से, छोटे छोटे नुक्कड़ मीटिंग, ग्रामीण चौपालों के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड में बिखरे हुए बहुजन समाज को, जो एक साथ टाट पट्टी में बैठने के लिए राजी नहीं था, उनके मनोभाव, मनोमालिन्य को दूर किया गया, हौसला अफजाई की गई और बहुजन समाज बनाने का संभव काम न केवल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बल्कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में, रीवा संभाग में, इलाहाबाद मंडल, कानपुर मंडल और तदुपरांत गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल में भी हम लोगों ने बहुजन समाज बनाने का काम किया और एक व्यापक कामयाबी का ध्वज
ठहराने का काम किया गया। तो माननीय AR अकेला जी इस बड़े अभियान में अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संघर्षशील रहे हैं और पॉलिटेक्निक करते हुए 1984 से जिस प्रकार से हमने अपने स्टाइपेंड्स के माध्यम से और बहुजन कल्याण प्रकाशन से अंबेडकर साहित्य को खरीद के और जहां जहां मानवर कांशीराम जी की सभाएं होती थी वहां लगाने का काम, किताबों का बुक स्टॉल लगाने का काम करते थे। तो माननीय AR अकेला जी भी, उनका भी प्रारंभ इसी तरीके के अभिनव प्रयोग से हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माननीय AR अकेला जी ने अपनी जागृति और चेतना में अलीगढ़ जिले से अमिट छाप छोड़ने का काम किया। तो मैं माननीय AR अकेला जी से निवेदन करूंगा कि इस ऐतिहासिक मौके पर जब उन्होंने पिछले लगभग 12 वर्षों के निरंतर संघर्ष और प्रयास के पश्चात श्रृंखलाबद्ध किया गया है माननीय कांशीराम जी के साक्षात्कार और तदुपरांत ऑपरेशन इंडियन में छपे हुए माननीय कांशीराम जी के संपादकीय लेख और फिर बहुजन संगठक में छपे हुए मानवर कांशीराम जी के भाषणों का संकलन एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में समाज के सामने लाने का काम किया गया है। ये पूरे देश में ये यूनिक काम है, अद्वितीय काम है। कोई दूसरा व्यक्ति माननीय AR अकेला जी जैसा ये काम नहीं कर सका है और हम चाहते हैं कि ये आगे जन जन तक माननीय कांशीराम जी के अभिनव प्रयोग, जो कि लोकतंत्र को कामयाब बनाने के अभिनव प्रयोग, बहुजन समाज को भारत का हुक्मरान बनाने के अभिनव प्रयोग है, तो वो विचार जन जन तक पहुंचे। मैं माननीय AR अकेला जी से इस मौके पर उनको इस कामयाबी की बधाई देते हुए और आगे लगभग 4 खंड और आने हैं। चूंकि हम लोगों ने आज ही कल से बात कर रहे हैं कि मानवर कांशीराम जी के जो लोकसभा में, राज्यसभा में भाषण और जो बहुजन संगठक में जो भाषण नहीं छप सके हैं, उन सभी भाषणों को भी खोज करके और उनको भी मुद्रण करके प्रकाशित करने का एक संकल्प अपना बना है। तो मैं माननीय AR अकेला जी से विनती करूंगा कि इस मौके पर अपने विचार, अनमोल विचार, ऐतिहासिक विचार रखने की कृपा करें। ये खंड 9 माननीय AR अकेला जी की अथक परिश्रम का, मेहनत का परिणाम है, आपके सामने है। माननीय AR अकेला जी अपने विचार रखने की कृपा करेंगे। जय भीम, जय भारत। साथियों, ये जो काम मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा, विचार धन को पुनर्जीवित करने का काम शुरू हुआ, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताते हुए आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आखिरकार ये काम इतना जरूरी क्यों था। मेरी पहली मुलाकात आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी से 16 मार्च 2008 में हुई। जब तक हम एक दूसरे को नाम से जानते थे, आमने सामने बैठ करके कभी बात नहीं हुई थी। उसके बाद थोड़ी घनिष्ठता आगे बढ़ी और मैं पहली मुलाकात में ही जब एक कार्यक्रम में 16 मार्च को 2008 को मान्यवर कांशीराम जी के जन्मदिन के दूसरे दिन पीजी छात्रावास डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास में लखनऊ उनका कार्यक्रम था लखनऊ में। वो उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे। मैं 15 मार्च की रैली में मान्यवर कांशीराम जी के 75वें जन्मदिन पे बड़ी रैली में मैं भी गया था। एक गीत मैंने लिखा था, वो मैं पढ़ नहीं पाया, तो वो गीत मैंने उस मंच से पढ़ा। उसके बाद में माननीय दद्दू प्रसाद जी की स्पीच हुई, कार्यक्रम खत्म हुआ। उसके बाद
मंत्री जी ने अपना गनर भेज करके मुझे बुलवाया कि अकेला जी को बुला के लाओ। जब मैं आया तो उन्होंने बड़ा सम्मान के साथ में मेरा स्वागत किया, हाथ मिलाया और उन्होंने कहा, पहली लाइन में उनकी ये अल्फाज थे कि मैं तो आपकी कैडर का आदमी था, मैं कोई मार्केट का नेता नहीं था, और 1 साल सरकार को चलते हुए हो गई है। मुझे ताज्जुब है कि आपकी मुलाकात अब तक मुझसे नहीं हुई। उसके बाद में फिर उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और मैं दूसरे दिन उनसे मिलने के लिए गौतमपल्ली में मिला। उनका उसी दिन सेशन था, उनको बजट के ऊपर अपने विभाग के ऊपर बोलना था। फिर मैं उनके साथ में सचिवालय गया उनकी गाड़ी में। उसी दिन उन्होंने मेरा 3 महीने वाला सचिवालय का प्रवेश पत्र बनवाया और मेरी आना जाना उनके साथ शुरू हुआ। जब घनिष्ठता बढ़ी तो उन्होंने एक दिन मुझे सचिवालय में ही बैठ के बात शेयर की और उन्होंने ये कहा मुझसे कि जिस पार्टी का मैं आज कैबिनेट मंत्री बना बैठा हूं, उसमें मान्यवर कांशीराम जी के विरोधी लोग एंट्री कर गए। कांशीराम जी की विचारधारा के विरोधी लोग इस सरकार में एंट्री कर गए हैं। तो मैंने कहा कि फिर मंत्री जी आप क्या कर सकते हो ऐसे हालातों में। तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा को कहीं ये लुप्त न हो जाए। उनका एक पेपर था बहुजन संगठक, उस पेपर में उनकी स्पीचेस छपती थी, भाषण छपते थे और उनमें बड़ी मौलिकता है और आप इस लाइन के आदमी हो तो आप इस कार्य के लिए कर सकते हो। इसके लिए जो भी सहयोग होगा ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपका इसमें सहयोग करूंगा और मुझे लगता है कि आपके सिवा इस काम को कोई कर नहीं सकता। मैंने सोचा समझा और उसके बाद में मैंने उनको ये विश्वास दिलाया कि मैं इस काम को करूंगा। इसके पीछे मेरा भी ये मानना था। एक बामसेप के कार्यक्रम में मैं जाता था किताबों की स्टॉल लगाने, पेशे से मैं जब पब्लिशर हूँ और बुक सेलर हूँ, तो बामसेप के एक कार्यक्रम में मैं जब गया तो वहाँ पर मुझे बड़ा षड्यंत्रकारी साहित्य देखने को मिला। जब मैं खाना खाने के बाद रात को घूमा सारी दुकानों पर, कहाँ क्या छप रहा है, कौन क्या छाप रहा है, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने 2 किताबें देखी जिसके ऊपर ही किताब का नाम था यशकाई मानी डीके खापर्डे साहब, बामसेप के संस्थापक, संपूर्ण बांग में, खंड 1 खंड 2। और ये कैसी किताबें थी, मेरे पास अब भी वो है मौजूद। इतने घटिया स्तर का उसमें कागज, बामसेप पैसों की एक बहुत बड़ा कारखाना बनाया था मान्यवर कांशीराम जी ने। उस किताब की कोई ऑथेंटिक ये भाषण कब दिया है, किस जगह का भाषण है, बहुत ही बेढंगा, बहुत ही निम्न स्तर का साहित्य जब मैंने देखा। और सबसे बड़ी दुख मुझे ये हुआ कि अभी कांशीराम जी के फॉलोवर इस देश में हजारों लोग जिंदा हैं जिनके साथ कांशीराम जी ने कैडर दिया है। कांशीराम जी ने उनको तैयार किया और उन सहयोगियों ने मान्यवर कांशीराम जी के आंदोलन को सहयोग किया। आज वो जिंदा हैं। ये सफेद झूठ परोसा जा रहा था। तो मेरी भी इच्छा प्रबल हो गई कि ये तो मेरे मन का काम माननीय दद्दू प्रसाद जी ने मुझे सौंप दिया। ये उस समय कैबिनेट मंत्री थे। मैं रात को सोचता रहा कि कहाँ से शुरुआत की जाए।
तो मेरी एक किताब पैसे के अभाव में मान्यवर कांशीराम जी के साक्षात्कार मैं खुद न छाप सका था, दिल्ली के मानक पब्लिकेशन ने उसको छापा था। तो मैंने सोचा कि उसमें कुछ और इंटरव्यू मुझे प्राप्त हुए थे और उसको विस्तृत रूप करके पहले यही से शुरुआत करें। तो वो मैं दूसरे राउंड में उस किताब को कंपोज करा के और माननीय कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी के पास पहुंचा और मैंने दिखाया कि ये पहले यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ये इंटरव्यू की किताब, ये पहला मेरा काम था मान्यवर कांशीराम प्रेस के आईने में, जो 1994 में बंबई की बड़ी रैली में जब माननीय मुलायम सिंह हमारी सरकार के, साझा सरकार के, बसपा सपा के मुख्यमंत्री थे, तो उनके मान्यवर कांशीराम जी के 15 मार्च 94 को ये इस किताब का विमोचन मान्यवर कांशीराम जी के हाथों ही हुआ। उस किताब में प्रेस के आईने में अंग्रेजी और हिंदी दोनों के इंटरव्यू वगैरह और बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी। कुछ पाठकों का ये सुझाव आया कि भाई अंग्रेजी वाले हिंदी क्यों पढ़ेंगे, हिंदी वाले अंग्रेजी क्यों पढ़ेंगे, इसको अलग अलग किया जाए। तो वो फिर मैंने उसको अलग अलग किया। उसके बाद में उसको फिर ट्रांसलेट का, फिर वो किताब बहुत 400 पेज की किताब हुई और उसकी भूमिका मैंने दद्दू प्रसाद जी से लिखवाना उचित समझा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी आर्थिक मदद की। तो मेरा भी फर्ज बनता था कि ये मान्यवर कांशीराम जी के बीज हैं, इनकी भूमिका जानी चाहिए। और उन्होंने इस काम से शुरुआत करके फिर मेरे सामने बहुजन संगठन के सारे अंकों को इकट्ठा करना था। लेकिन आज यहाँ लखनऊ में हूँ, मान्यवर कांशीराम जी के कैडर आगरा के इंजीनियर कुंदन लाल जी ने मुझे इसमें काफी सहयोग किया। जब मैंने उनसे चर्चा की आगरा जाके, तो वो बोले अकेला जी कैसे, बहुत बड़ा काम है और आप कैसे कर पाओगे। तो मैं सर मैं कर लूंगा, ये मेहनत का काम है, धैर्य का काम है, मेहनत में कि बजट के लिए मेरे पास एक आदमी है, आप उसकी चिंता ना करो, बजट की मुझे कोई चिंता नहीं है। तो कि चलो ठीक है, फिर तो आपका समस्या मैं हल करता हूं। और 15 दिन के बाद में मान्यवर कांशीराम जी का बहुजन संगठन 14 अप्रैल 1984 को शुरू हुआ पहला अंक, जिसका उन्होंने जिसे प्रवेश अंक कहना चाहिए, तो उसमें वो लिखते हैं कि बहुजन संगठन, बहुजन हिताय, बहुजन सुख। लेकिन आज मान्यवर कांशीराम जी का कंसेप्ट ही पलट दिया गया। ये बातें मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद में फिर मेरा एक खंड छप गया, दूसरा आ गया, 2 खंड तक मुझे लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगा ये। मेरे घर में कूलर भी नहीं था, लाइट चली जाती थी गर्मी के महीने में, मैं पसीना से लथपथ हुआ हूं, बनियान मेरी भीगी है इस काम में, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं लगा रहा। और 2 वॉल्यूम 2 खंड निकलने के बाद इसका मुझे बहुत ही रेस्पॉन्स मिलने लगा, सारे देश में इसकी चर्चा होने लगी। और जो झूठ परोस रहे थे, जो नकली साहित्य छाप करके मान्यवर कांशीराम जी को दफनाने की उनकी भी मंशा थी, मैंने कांशीराम जी के अपने को अनुयायी मानते हुए उनको नंगा कर दिया। आज उनके पास जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं दे सकता। हमारे पास तो मान्यवर कांशीराम साहब का पूरा प्रूफ है और वो आज प्रूफ करें। बेशक ये बहुत ही लाजवाब काम माननीय आर अकेला जी ने कर दिखाया है। और यहाँ पर मैं इसलिए रोक करके कहना चाहूंगा कि न केवल परिश्रम का काम बल्कि ये भय आक्रांत काम भी था। क्योंकि जब ये हम लोगों को पता चला कि हरध्यान सिंह रोड करोल बाग के बसपा के पुराने कार्यालय में खड़े होकर के और बहुजन संगठनों को जलाया गया है और नागपुर में बहुजन नायक
अखबार की प्रतियों को जलाया गया जिसमें मानवर कांशीराम जी के विचार छपे हुए संग्रहित रखे थे। मुझे धर्म प्रकाश भारती ने इस बारे में अवगत कराया और साथ ही प्यारेलाल जाटव आज गाजियाबाद के, उन्होंने अवगत कराया कि अहमदाबाद में भी हमें भेज करके कहा गया कि जाइए और मानवर कांशीराम जी के जो भाषण अहमदाबाद कार्यालय में रखे उनको जला दीजिए। तो हम इस बात को लेकर के चिंतित हुए कि एक ताकत है जो मानवर कांशीराम जी के विचार को, कौन से विचार, लोकतंत्र को कामयाब बनाने वाले विचार, उसको खत्म कर देना चाहते हैं, मानवर कांशीराम जी के इतिहास को खत्म कर देना चाहते हैं। तो माननीय आर अकेला जी भी बहुत सतर्क हुए और जो बहुजन संगठक में छपे हुए भाषणों की प्रतियां उन्होंने संग्रहित किया। तो अकेला जी को भी लगा कि मेरे घर में छापा पड़ सकता अलीगढ़ में, और सरकार उनकी है और छापा डाल करके और इसको तहस नहस किया जा सकता है। तो एक प्रतियां, पूरा सेट हमारे कार्यालय में, हमारे घर में कहा कि इसको किसी सुरक्षित जगह पे रख दीजिए ताकि ये बचा रहे। और एक सेट और आगरा में रखा माननीय अकेला जी ने, वो अभी भी सीक्रेट है। पूरी सतर्कता के साथ भय के वातावरण में 2008-9 से ये काम शुरू किया गया और बहुत ही, तो ऑपरेशन इंडियन में मानव छपते थे और मानवर कांशीराम जी के लिखे गए जो उनके अभिनव, वो जो सोचते थे, विचार करते थे और फिर पूरे देश के समाज को जो अपने विचारों से, रास्ते से अवगत कराना चाहते थे, वो बहुत ही मूल्यवान है। तो वो संपादकीय लेख के प्रकाशन भी वहां से शुरुआत की गई और उसके बाद बहुजन संगठक 1984 से जो प्रकाशित होना, 14 अप्रैल 1984 से। तो इस तरीके से साथियों 14 अप्रैल 1980 से और ऑपरेशन इंडियन 14 अप्रैल 79 से, 14 अप्रैल 79 से। इसका मतलब यह हुआ कि एक वर्ष तक ऑपरेशन इंडियन निरंतर छपती रही और उसके बाद बहुजन संगठक जो एक प्रमाणिक है, मौलिक है, उसमें किसी किस्म की मिलावट और छेड़छाड़ की हम उम्मीद नहीं करते हैं। और मानवर कांशीराम जी के मूल विचार ही आने वाली पीढ़ी के लिए, इस पीढ़ी के लिए बेशकीमती हैं। हम जिस तरीके से बहुत ही कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं माननीय बसंत मून के, जिन्होंने कठिन श्रम साध्य परिश्रम करके, और कल ही हमें एक पुराने मिशनरी साथी ने अवगत कराया कि जो बक्से मानवर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के रखे थे और उस पे फंगस लग गई थी, उस फंगस से भरे हुए से उनके स्वयं हस्तलिखित को प्रकाशित करने में माननीय बसंत मून ने जो जोखिम उठाया, तो माननीय कल राम गोपाल आजाद जी ने हमें इस बारे में अवगत कराया कि वो फंगस उनके शरीर में, बसंत मून के शरीर में प्रवेश कर गई और कुछ ही अरसे के बाद माननीय बसंत मून हमारे बीच नहीं रहे। तो माननीय आर अकेला जी ने अपने आप को भी खतरे में डाल करके अपने स्वास्थ्य को, आज हमने इनका वेट किया तो 48 किलो वजन है, यानी ये BMI 15 आ रही है। ये एक स्वास्थ्य बहुत ही खतरनाक है, इसलिए आज ही पूरा खून का जांच कराया गया। इसमें देखा जाएगा कि क्या चीजों की कमी है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है कि 6.25 फीट हाइट के आदमी का वजन कम से कम 60 किलो और 75 किलो तक होना चाहिए, पर ये तो 50 किलो से भी अंडर वेट है, कम है। तो इसलिए ये बहुत ही इनके स्वास्थ्य के लिए भी हमें चिंता करनी है और दीर्घजीवी रहे माननीय अकेला जी। और अभी बहुत सारा काम, श्रम साध्य काम अभी बाकी है, क्योंकि मानवर कांशीराम जी ने, अकेला जी स्वयं सहमत होंगे कि दलित आंदोलन चलाने का काम, बहुजन आंदोलन और व्यापक बनाने पर लोग कामयाब बनाने का आंदोलन, जो कि 1930 में
साहब अम्बेडकर ने गोल में लोग इसके कम्युनल अवार्ड में जो 17 अगस्त 1932 को घोषित किया गया और सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था के साथ लोकतंत्र को भी स्वीकार किया गया और 1935 के सेकेंड इंडिया एक्ट में विधिक रूप से, लिखित रूप से भारत के लिए लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया गया। उसी के आधार पर 1936 के प्रथम चुनाव हुए। प्रथम चुनाव में तो बाबा साहब अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बना करके और पहले झटके में ही 13 एमएलए जीत के बंबई असेंबली के लिए आ गए। पर उसके बाद ब्राह्मणवादी ताकतों ने, अल्पसंख्यक ताकतों ने और शोषणकारी ताकतों ने, जब अल्पसंख्यक कहते हैं तो हमारा इशारा उन लोगों की तरफ है जिनकी आबादी भारत में मात्र 4% है और वो भारत के हुक्मरान बने हुए हैं। हुक्मरान बने रहे तो ज्यादा ऐतराज नहीं है, वो शासक के साथ साथ शोषक भी हैं और हर किस्म की संपदा में, ताकत में वो कब्जा करके और भारत के मूल निवासियों को दमन चक्र चलाया जा रहा है, गुलाम बनाने का चक्र चलाया जा रहा है। इसलिए लोकतंत्र को कामयाब बनाना ये बहुत बड़ा अभीष्ट है, बहुत बड़ा महान लक्ष्य लेकर के मानवर कांशीराम जी चले और भारत में उन्होंने लोकतंत्र को कामयाब बना दिया। तो हमें आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़े होकर के ही हमें इस कारवां को आगे बढ़ाना होगा। हमें जालिम का सहारा अगर लेंगे तो सहारे के साथ इशारा भी आ जाता है और इशारा ना मानो तो जालिम सहारा छीन लेता है। इसलिए आने वाले समय में हमें निश्चित रूप से अपने पैरों पर आने वाली पीढ़ी को खड़ा करके, और मैं फिर दोहराना चाहूंगा, याद रखें मान्यवर कांशीराम जी के बताए गए तौर तरीके, चरित्र, ईमानदारी, कर्मठता, नैतिकता, त्याग, बलिदान के मानव मूल्यों पर खड़े होकर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। अनैतिकता, चरित्रहीनता, बेईमानी, झूठ, फरेब और बहुत लोग कहते हैं कि हम उनकी शैली में ही जवाब देंगे, साम दाम दंड भेद। मेरे भाइयों, शोषक जिन आधारों पर खड़ा है, बेईमानी के आधारों पर, लूट के आधारों पर, अनैतिकता के आधारों पर, चरित्रहीनता के आधारों पर खड़ा है, तो हम चरित्रहीन होकर के उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, अनैतिक होकर के उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, बेईमान होकर के उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम चरित्र और नैतिकता, कर्मठता, परिश्रम, अपने पैरों पर खड़े होकर ईमानदारी के आधार बना करके हम उनको न केवल मुकाबला कर सकते हैं बल्कि जंगे मैदान में परास्त करके हम आने वाली पीढ़ी को भारत का हुक्मरान बनाने में कामयाब हो सकते हैं। तो इन्हीं मूल्यों के लिए, इन्हीं पवित्र उद्देश्यों के लिए, और हमारा उद्देश्य है माननीय AR अकेला जी से, और हम इसका एक सामूहिक एजेंडा है कि मानवर कांशीराम जी जो इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था है, इसमें गैर बराबरी पर आधारित है, इसको पलट करके समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना करने का महान उद्देश्य लेकर के, बड़ा उद्देश्य लेकर के हम लोग धैर्य पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। जड़ों को जमाना होगा, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हमारी जड़ें काट दी गई है। दुश्मन के साथ खलनायकी जो हुई है तो वो जड़ें काट दी गई हैं, तो जड़ों को पुनः स्थापित करना होगा। जिनके रूट काट दिए गए हैं उनको फ्रूट कैसे मिलेंगे? रूटलेस सोसाइटी को फ्रूट नहीं मिलेंगे। अगर फ्रूट प्राप्त करने हैं तो रूट को रीएस्टेब्लिशमेंट करना होगा। तो उन मूल्यों को, वोट की बिकवाली फुटकर और इकट्ठा दोनों पुनः प्रारंभ हो गई है। गैर राजनीतिक जड़ों को काट दिया गया है। समाज में निराशा का, हताशा का वातावरण फैला दिया गया है। जालिम के ऊपर निर्भरता हमारी बढ़ गई है, तो जालिम के ऊपर निर्भरता हमें समाप्त करनी होगी, अपने पैरों पर खड़े होना होगा। इन्हीं बड़े मकसद के लिए माननीय अकेला जी का जो ये श्रम साध्य काम है वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और इन पुस्तक के माध्यम से
पैमाना स्थापित करने की कोशिश की गई है कि स्टैंडर्ड स्थापित हो। व्हाट इज अम्बेडकरिज्म, व्हाट इज कांशीराम वाद, क्या है कांशीराम वाद, क्या है अम्बेडकरवाद। इस मामले में अब भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। मानवर कांशीराम जी का साहित्य और मानवर कांशीराम जी का बोला गया विचार प्रमाणिक रूप से हमारे सामने है। अब कोई इसमें घालमेल नहीं कर सकता है कि नहीं कांशीराम जी ने ही सर्वजन की बात चला दी थी, झूठी है बात। तो इसलिए माननीय अकाला जी अपने विचार और रखना चाहते हैं। अपने मेरा मानना ऐसा भी है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट न लिखते तो मानवर कांशीराम जी को वो 1965 में पढ़ने को नहीं मिलती। और कांशीराम साहब इस खंड में भी कह रहे हैं इस बात को कि मैंने वो बाबा साहब की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मेरे एक साथी ने मुझे दी, मैंने उसको रात में 3 बार पढ़ा और 3 बार पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस बाबा साहब की बात को पूरा करने के लिए बहुत लोगों की आवश्यकता पड़ेगी आंदोलन में आहुति देने के लिए। इसलिए मैंने उस दिन तय किया ये कि मैं अपना सारा जीवन बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए नीला कफन बांध के इस देश में घूमूंगा, बगावत करूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर की फिर बहुत ढेर सारी किताबों का उन्होंने अध्ययन किया। अगर मानवर कांशीराम जी जाति का विनाश नामक किताब नहीं पढ़ते तो उनको दीवानापन जुनून सवार नहीं होता। इसलिए बाबा साहब के बारे में वो कहते हैं कि मैंने अम्बेडकर को, बाबा साहब अम्बेडकर को अपने आंखों से नहीं देखा, अपने कानों से मैंने सुना नहीं, मैंने तो महाराष्ट्र के लोगों से बाबा साहब के बारे में जाना है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को चलाना कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से आंदोलन को बनाया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का जो युवा है जिसकी उम्र 20 साल है, 22 साल है, जिन्होंने मानवर कांशीराम जी को अपनी आंखों से देखा नहीं, अपने कानों से सुना नहीं, तो आज वो बड़ा भ्रमित है। आज वो दुश्मन की कब्जे में जो नकली महावत है, मानवर कांशीराम जी के हाथी पर जो सवार महावत है वो नकली है, वो मोहरा है। उसके पीछे एक असली नकली महावत और बैठा है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। वो चलाना चाह रहा है जिधर को वो नकली महावत आगे वाला, वो उसको हाथी को गाइड कर रहा है। ये पर्दाफाश होना ही चाहिए। अब समय आ गया है इसका, समाज के हित में ये पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। तो मैं तो बस अंतिम में इस बहुजन समाज के लोगों से यही अपील करूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अगर आप नहीं बन सकते हो कि अपने को साथ, मैं बड़े फक्र के साथ ये इस स्थिति में मैं हूं, कांशीराम नहीं बन सकते। अम्बेडकर के कांशीराम ने कोई नकल नहीं की, उनकी ड्रेस कोड की नकल नहीं की। उनके बहुत से लोग अपने को अम्बेडकर घोषित करना चाहते हैं, उनकी ड्रेस कोड की नकल करते हैं। गर्मी में भी काला कोट पहन करके वो मंच पे आते हैं भाषण देने के लिए। बाबा साहब टाई पहनते थे, टाई लगाते थे, सूट बूट में रहते थे। वो कहते थे हम असली बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर हैं। इसी तरह कोई कहता है कि मैं भी कांशीराम,
और कोई कहता है कि हम कांसीराम का आंदोलन चलाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी। कोई कहता है आंदोलन चला रहे हैं, हम चलाएंगे। लेकिन कोई कहता है जगह तो लोग लेना चाहते हैं, लेकिन कांसीराम का अनुयायी बनकर के कोई आंदोलन नहीं चलाना चाहता। यही असल और नकल का मुकाबला होना है। असल कौन है और नकल कौन है? असल का नकल से कोई मुकाबला नहीं होता। मेरे से बहुत बड़े प्रकाशक दिल्ली में हैं। मान्यवर कांसीराम जी के इन प्रामाणिक दस्तावेजों के लिए आज का जो शोधार्थी है वो परेशान है। उसके पास प्रामाणिक साहित्य नहीं था। मान्यवर कांसीराम जी के ऊपर जो पीएचडी छात्र और छात्राएं कर रहे हैं वो दिल्ली से, जेएनयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एआर अकेला के पास अलीगढ़ आते हैं, सेट लेते हैं, पूरा सेट 2000 का सेट है आज ये, और ये 4000 पृष्ठों का संकलन में अब तक कर चुका हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये 4000 पृष्ठों का संकलन अब तक हो चुका है। किताबों के साथ साथ वो मेरा इंटरव्यू भी लेते हैं। तो ये असल और नकल का ही तो फर्क है। मुझसे बहुत बड़े प्रकाशक बैठे हैं दिल्ली में, लेकिन बात तो असल नकल की है ना। तो इसी तरह से ये आगे का जो मुकाबला है, चाहे वो सामाजिक आंदोलन है और चाहे वो राजनीतिक आंदोलन है, ये असल और नकल के बीच होना। दुश्मन आज इस समय इतना मजबूत है कि बहुजन समाज त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन हमारा विकल्प उनको नजर नहीं आ रहा। तो विकल्प के लिए मान्यवर कांसीराम जी ने अपनी सारी जिंदगी लगाई है। अपनी जो कमिटमेंट उन्होंने किया वो उन्होंने पूरा करके इस आंदोलन को 100% मत मानिए आप, लेकिन 50% से बाबा साहब का जो सपना था वो उन्होंने पूरा किया है। बाबा साहब का सपना था 25 अप्रैल 1948 में लखनऊ के मंच पर उन्होंने कहा था कि यदि हम उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े एससी, एसटी और ओबीसी के लोग एक मंच पर आ जाएं, चाहे भले ही वो रोटी बेटी का संबंध न बनाएं, लेकिन वो राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर एक हो जाएं, तो हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकते हैं। ये बाबा साहब का सपना था। मान्यवर कांसीराम जी ने उस सपने को 3 बार मायावती को मुख्यमंत्री बना करके, भाजपा को यूज करके, भाजपा के लिए यूज कांसीराम जी नहीं हुए, भाजपा को यूज किया, कांग्रेस को यूज किया। आज हम ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। हम भाजपा के लिए यूज हो रहे हैं, हम परशुराम की मूर्ति की बात कर रहे हैं लगाने की। तो आज सोचना होगा, समझना होगा और डिसीजन लेना होगा। ये बड़े धैर्य और बड़ी मेहनत और ईमानदारी का काम है। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हुआ फिर आपसे कभी मुलाकात होगी। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर कांसीराम, जय बहुजन समाज। बहुत बहुत बधाई माननीय आर अकेला जी, आप हो कामयाब। और मान्यवर कांसीराम साहब का बोला गया एक एक वाक्य हम आने वाली पीढ़ी से रूबरू करा सकें, और उनके अभिनव प्रयोग और उनका धैर्य और लगन पूर्वक और परिश्रम के साथ नैतिक मूल्यों, चारित्र्य खड़े होकर, अपने पैरों पर खड़े होकर और बहुजन समाज के संबल के बल पर खड़े होकर जो उन्होंने असंभव को कर दिखाया, कामयाब करके दिखाया, आने वाली पीढ़ी और हम लोग पुनः आगे कामयाब हो और इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना कर सकें। याद रखें, हमारे दुखों का कारण इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था है। इस देश की समाज व्यवस्था को बदले बिना और इस समाज व्यवस्था के खिलाफ जन विद्रोह तैयार किए बिना, जनमत तैयार किए बिना हम स्थायी आजादी प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
हमें स्थायी आजादी प्राप्त करनी है तो इस देश की समाज व्यवस्था को बदलना होगा। उसके लिए एक व्यापक जनमत तैयार करना होगा। अभी तो इस समाज व्यवस्था के पक्ष में जनमत है। मुश्किल से पूरे देश में 10% लोग इस देश की समाज विद्रोह में तैयार है, पर मैं अक्सरियत इस देश की समाज व्यवस्था के पक्ष में है, क्योंकि जिनके लिए इस देश की समाज व्यवस्था लाभकारी है वो लोग व्यापक प्रचार यंत्र और व्यापक प्रचार माध्यम चला करके इसके पक्ष में माहौल बनाते हैं। इस देश की समाज व्यवस्था हमारे लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, गुलामी का कारण है। तो इस देश की समाज व्यवस्था के खिलाफ हमें विद्रोह का जनमत तैयार करना होगा और इस काम को हमें आने वाले समय में कर दिखाना है। इसी उम्मीद के साथ हम लोग वन नेशन वन एजुकेशन एक अभियान चला रहे हैं कि शिक्षा के मुद्दे पर एक समान शिक्षा जो संविधान के अनुच्छेद 21 का से प्राविधानित होती है और संविधान का अनुच्छेद 21 का एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में है, सामान्य ये श्रेणी नहीं है, ये मूल अधिकार की श्रेणी है और मूल अधिकार को हम नहीं ले पा रहे हैं। हम भारत में दोहरी शिक्षा प्रणाली, अमीर का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ेगा और गरीब का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ेगा, ये हर किस्म की असमानता को, गैर बराबरी को जन्म देती है दोहरी शिक्षा। तो अगर हर किस्म की समानता स्थापित करनी है, एब्सोल्यूट इक्वलिटी को अगर हमें प्राप्त करना है तो एब्सोल्यूट इक्वल एजुकेशन, एक समान शिक्षा हमें भारत में लानी होगी। और कम से कम जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 21 का में लिखा है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा देने का प्रबंध सरकार करे। तो जवाहर नवोदय विद्यालय उसके अच्छे इंस्टीट्यूशन है, तो वो प्रत्येक गांव तक उनकी फैलाव हो और प्रत्येक गांव तक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित हो। इसके लिए सामाजिक परिवर्तन मिशन लगातार संघर्ष कर रहा है और काम कर रहा है एक व्यापक जनमत, क्योंकि आने वाले समय में दलित, पिछड़े, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक यानी भारत का समस्त शोषित पीड़ित जन समुदाय शिक्षा के मुद्दे पर एक मत हो सकता है आने वाले समय में। तो हमें खलनायकों से सावधान भी रहना है, खलनायकों को उजागर भी करना है। तो यही मैं आप सबसे अपील करते हुए माननीय AR अकेला जी, हम मानवर कांशीराम जी के और भी जो साहित्य है उसको सामने ला सकें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी से जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।